आप जो आंखों से देख रहे होते हैं, कभी कभी वो पलक झपकते ही वो मंजर बदल जाता है, और जो आप सोच रहे होते हैं वो भी बदल जाता है। ऐसे ही हुआ उत्तर प्रदेश के मथुरा के एक गांव में, जहां पल में हंसते खेलते परिवार में मातम छा गया। पलक झपकते ही एक ऐसी वारदात घटी जिस पर विश्वास करना नामुमकिन था कि ये मुमकिन हुआ तो हुआ। आइए देखते हैं। देखिए भाई साहब, आप कूलर तो ले ही रहे हैं, साथ में वॉशिंग मशीन भी ले लीजिए। काफी अच्छी स्कीम आई हुई है इस समय उस पर। भाई साहब, अभी हम कूलर लेने आए हैं, वॉशिंग मशीन तो नहीं ले पाएंगे, तो आप कूलर ही हमें दे दीजिए। अरे श्रीमती जी, अकेले आने को कहा था, बच्चों को काहे ले आई? हम मना किए थे ना तुम दोनों से कि नहीं जाना है, पापा मना किए हैं। अब देखो पापा, लाल रंग का कूलर ही नहीं है ना? पापा, हमने कहा था ना भूरे रंग का। नहीं पापा, लाल रंग का। अरे नहीं पापा, भूरे रंग का। शांत हो जाओ, तुम दोनों दुकान में खड़े हो, काहे लड़ रहे हो? अरे भैया, प्रेरणा ने भूरे रंग का बोला था कूलर, तो हम भूरा रंग ही लिए हैं। हाँ, अब हम जा रहे हैं सीधा गोडाउन, ये देखने के लिए कि फ्रेश कूलर है कि नहीं। नहीं पापा, हम भी चलेंगे। अरे भैया, हमारे पास बाइक है, कार नहीं, कैसे जाएंगे चारों? अरे एक काम करिए ना भाई साहब, हमारा टेम्पू जो है वो गोदाम ही जा रहा है आपका कूलर उठाने, तो आप उसमें बैठा दीजिए बच्चों को। हाँ जी, ये ठीक रहेगा। तो बच्चा लोग, आप लोग टेम्पो में आइए, और श्रीमती जी आप हमारे साथ बाइक में चलिए। क्या बात कर रहे हो? हम बच्चों को अकेले जाने देंगे क्या? चोट चाट लग गई फिर? हम बच्चों के साथ जाएंगे। अरे तो ठीक है भैया, ठीक है, आप भी इनके साथ टेम्पो में आ जाओ, हम पीछे पीछे बाइक में आ जाएंगे। अच्छा बाय। आप बच्चों के साथ ऑटो में बैठो, मैं पीछे पीछे बाइक में आता हूं। हाँ चलो 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 ध्यान चलो से। चलो जाओ बैठो चलो, बच्चों, चलो। जाओ जाओ। इधर नहीं बैठना, तुम उधर बैठो, चलो। तुम्हारे पापा भी ना एक नंबर के भुलक्कड़ हैं। एक तो हेलमेट भूल आए, और कहाँ भूल आए ये भी उनको याद है। बहुत वजनदार है यार। धन्यवाद भैया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम मेरा भाड़ा। बस भैया वो आते ही होंगे, मैं आपको देती हूँ, आप थोड़ी देर इंतजार करें। देर लगेगा मैडम। कहाँ रह गए तुम्हारे पापा? फोन लगाओ ना पापा को। हाँ फोन लगा। अरे पहले देख ले बिजली है या नहीं है। आ रही है। अम्मा, अब मजा आएगा, अब ठंडी ठंडी हवा खाने को मिलेगी इस गर्मी में। अरे उल्लू, बिजली ही जरूरी नहीं, पानी भी जरूरी होता है। सही कह रही है प्रेरणा, ठंडी हवा के लिए बिजली नहीं पानी भी जरूरी होता है। मैं अभी लेकर आती हूँ। अब मजा आएगा।
पता नहीं कहाँ रह गए। वो टेम्पो वाला बाहर खड़ा हुआ है और ये पता नहीं कहाँ रह गए। अरे अम्मा जल्दी लाई। खड़े होंगे अपने दोस्तों के साथ, ये भी नहीं कि टेम्पो वाले को पैसा देना है। अरे पुष्पा, वाह, नया कूलर है क्या? बस भाभी, आपको तो पता ही है कितनी गर्मी है। अभी पानी डालती हूँ और आपको ठंडी ठंडी हवा खिलाती हूँ। हाँ, अरे भैया जरा इसमें देखना ही कैसे खुलता है। अरे ये तो खत्म हो गई। बाबा, आप डॉक्टर को बुलाइए ना, डॉक्टर को फोन करें। पुलिस को बुलाओ भैया। किसने फोन किया था यहाँ से? जी सर, मैंने किया था। मेरे पापा। ये महिला कौन है? सर ये पुष्पा भाभी हैं, इनकी पत्नी। मेरे पापा। देखो पापा। क्या आप बता सकती हैं ये कैसे हुआ और कब हुआ? ये 2-2.5 घंटे पहले तो घर से निकले थे। बैंक में इन्हें थोड़ा काम था, फिर ये वहाँ से कूलर की दुकान चले गए। मैं भी दोनों बच्चों के साथ सीधे दुकान पर पहुंची। फिर साहब हम सब लोग कूलर की दुकान से कूलर के गोडाउन गए। इन्होंने हमें टेम्पो में बिठा दिया और फिर ये हमारे पीछे थे। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि जिस टेम्पो से कूलर आया उसी टेम्पो के पीछे पीछे आपके पति आ रहे थे? हाँ साहब, ये हमारे पीछे पीछे ही आ रहे थे। उन्होंने मुझे इशारा भी किया कि बच्चों की गर्दन अंदर कर ले, नहीं तो चोट लग जाएगी। बाहरी चोट के कोई निशान नहीं है। मैडम जी सर। पंचनामा करवाओ और इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। चौबे जी। जी सर। ये तो बड़ा हैरान कर देने वाली वारदात है भाई। ये आदर्श वर्मा गोदाम से कूलर को टेम्पो में रखवाता है और उसी टेम्पो में अपने बीवी बच्चों को बैठा लेता है। और उनकी पत्नी का कहना है कि उसी टेम्पो के पीछे पीछे अपनी बाइक से आ रहे थे। फिर अचानक ये कैसे हो गया? सोचो, गोदाम से घर तक आते आते एक जिंदा आदमी चलती हुई मोटरसाइकिल से लाश बनकर कूलर में आ गया और किसी को कोई खबर भी नहीं लगती। अरे चलती हुई सड़क में इतनी भीड़ भाड़ी वाली जगह पर किसी को भनक नहीं लगी। आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे होगा? वर्मा परिवार ने कूलर खरीदा। परिवार के मुखिया वर्मा जी ने अपने सामने कूलर लोड कराया। वर्मा जी पूरे समय टेम्पो के पीछे घर की तरफ आ रहे थे और उनकी धर्मपत्नी पुष्पा, जो कि उसी टेम्पो में थी, उन्हें लगातार पीछे आते हुए देख भी रही थी।
लेकिन जब घर आके कूलर खोला गया तो उसमें वर्मा जी की लाश थी। रास्ते में एक भी जगह ऐसी नहीं थी जहां इस घटना को अंजाम दिया जा सकता हो। तो फिर वर्मा जी की लाश कूलर में पहुंची तो पहुंची कैसे, जबकि वो तो पूरे रास्ते पीछे ही आ रहे थे। उनकी पत्नी पीछे पलट के देख भी रही थी बार बार। तो आखिर कैसे मुमकिन हुआ था ये? सर कैसे हुआ इसका उत्तर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन सर ये देखिए गले पर निशान है, जैसे कि रस्सी से गला दबाया गया है। काम करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और हाँ कूलर की भी अच्छे से जांच करवाओ। जी सर। चौबे जी, इस केस में जांच की दिशा कई तरफ जा सकती है, पर तुम ये बताओ कि हमें कौन सी दिशा में जांच करनी है। सर मुझे क्या लगता है कि ठहरो, पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाने दो, फिर तय करते हैं दिशा। जी सर। तब तक तुम ये बताओ कि ये खेती कौन सी है। सर मुझे क्या लगता है कि ये जो फसल है ना सर वो गेहूं की है। सही सर, ज्वार भी हो सकता है। साफ साफ दिख रहा है गेहूं की है। किसानी किया तुमने कभी? सर वो बचपन में खेत में दौड़ते थे ना सर। सिर्फ दौड़ ही सकते हो तुम, किसानी के बारे में कुछ नहीं मालूम है? जी सर। भैया आलू कितने का? अरे सुमन भाभी, अरे भैया नमस्ते। वो आदर्श भाई साहब का मर्डर हो गया है। क्या? वो आज जो कूलर मंगाया था ना घर पे, उसी में उनकी लाश मिली। पुलिस भी आई है घर पे। सब कैसे हो गया पता नहीं चला पुलिस को भी। देखो पड़ोस से सुधा चाची खाना दे के गई हैं, थोड़ा सा खा लो। माँ ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने नहीं कूलर लाने की जिद करी थी ना। तुम काहे अपने आप को दोषी मानती हो? हाँ, ये सब तुम्हारे कारण नहीं हुआ। यहाँ आओ। तुम काहे रोती हो? हाँ, तुम हमारी रानी बिटिया हो ना। हाँ चलो थोड़ा सा खाना खा लो। माँ वेद भूखा है। अभी तुम खा लो, जब वेद उठेगा तो हम अपने हाथों से उसको खिला देंगे, ठीक है? माँ आपने तो देखा था ना कि पापा पीछे पीछे आ रहे थे, फिर ये सब कैसे हो गया? तुम यहाँ बैठो, खाना खाओ, हम अभी आते हैं। हाँ?
सर आदर्श वर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई सर। तो भाई क्या निकला पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? सर मौत दम घुटने की वजह से हुई है और मौत का समय 12 बजे से 1 बजे के बीच का है। आदर्श की पत्नी ने बताया तो था कि आदर्श 11 बजे के आसपास घर से निकला था और 2-2.25 घंटे के बाद उसकी लाश मिली। इसका मतलब ये हुआ कि 1-1.15 के बीच जब वो कूलर लेकर आ रहे थे तभी उसकी हत्या हुई। चौबे जी बताइए अब जांच की दिशा किस ओर ले जाए? सर मुझे लगा ही था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ नहीं निकलने वाला है। अरे सुंदर, वो एफआईआर की कॉपी लो। जी सर। सर ये देखिए, 4 महीने पहले आदर्श वर्मा के खिलाफ शिकायत की गई थी छेड़छाड़ की। किसने की थी शिकायत? सर उन्हीं की पड़ोसी पायल अग्रवाल, उन्होंने ही लिखवाई थी। आपने पता लगाया कि मेरे पति के साथ ये सब कैसे हुआ और किसने किया? बैठिए। आप किसी पायल अग्रवाल को जानती है? जी। तो ये बात क्यों छुपाई आपने हमसे? कौन सी बात साहब? यही कि 4 महीने पहले पायल अग्रवाल ने आपके पति के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। साहब यही घर है साहब। आप कह रहे थे ना कि हमारे पति पर छेड़छाड़ का आरोप है। आइए हम आपको पूछवाते हैं पायल भाभी से। पायल भाभी, पायल भाभी, पायल भाभी जी। बैठिए। सर चाय पानी? नहीं बस बताओ। पायल भाभी जी, इंस्पेक्टर साहब को बताओ, क्या हमारे पति ने तुम्हारे साथ कभी कोई छेड़छाड़ की का? नहीं सर। फिर आपने 4 महीने पहले पुलिस थाने में रिपोर्ट क्यों लिखवाई थी? छेड़छाड़ की रिपोर्ट हमने नहीं, वो हमारे पति ने लिखाई थी और रिपोर्ट भी झूठी थी। झूठी रिपोर्ट थी? हाँ, वो आदर्श भैया ने शिकायत कर दी थी ना। कैसी शिकायत? वो हमारे पति ने थोड़ा अतिक्रमण कर लिया था। वो बगल वाले रमेश भैया का जमीन है ना, वो हड़पना चाहते थे। अरे छोड़ो हमको, हम बता रहे और इसको नहीं छोड़ेंगे। ये तो बैठ के बातचीत करेंगे। आदर्श बाहर निकल, आज बताता हूँ मैं तेरे को। बात करेंगे घर चलिए। अरे क्या भाई, क्या इतना गला फाड़ रहे हैं? तुझे मैं आज अरे अरे यहाँ से अरे छुड़ाइए इनको। अरे लेके जाइए इनको। क्या उसको? तहसीलदार के पास शिकायत लिखवा कर आया, हमारे अतिक्रमण किया। कोई तेरी जमीन नहीं हड़पी है। हाँ हमारी जमीन तो नहीं हड़पी, लेकिन रमेश बा उसकी जमीन तो हड़प ली ना। वो हमें जिम्मेदारी देकर गया था। जिम्मेदारी देकर गया था पर जमीन नहीं दी थी। रमेश आता तो वापस कर देते उसकी जमीन। हम पुलिस केस की धमकी देता है। अरे हम तुमको बताते हैं पुलिस। हम कह रहे हैं आप अंदर चलिए। बस फिर हमारे पति ने पुलिस थाने में जाके शिकायत लिखवा दी कि छेड़छाड़ की हमारे साथ आदर्श जी ने। लेकिन सर शिकायत पे हमने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि हम तो मना कर रहे थे थाने जाने से। फिर इसी बात पे बहुत ज्यादा भड़क गए थे हम पे। पायल, कानपुर पे हड़ताल लग गया क्या तुहार? हैं? हमारी आवाज सुनाई नहीं दे? देखो एक बार हम कह दिए हैं तो कह दिए हैं, चलना पड़ेगा थाने। पुलिस तुहार मुंह से वो बयान सुनना चाहती है और हस्ताक्षर करने हैं एफआईआर पे। देखिए जी, ये झूठा आरोप है। हम नहीं जा रहे थाने और ना हम हस्ताक्षर करेंगे। झूठा आरोप है? पहले हमको शंका थी, लेकिन अब पूरा पूरा विश्वास हो गया है। तुम्हारा चक्कर है ना उस आदर्श से? बोल ना, चक्कर चल रहा है ना? तो यही बात तो नहीं जाओगे तुम थाने? नहीं जाएंगे थाने। आपके पति अभी गगन कहाँ मिलेंगे? वो हमारा गांव में एक दुकान है, वो वहीं मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं जल्दी। सर 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 सुनिए ना जी, हम ये कह रहे थे कि जब हम कूलर लेकर घर आए तब तो गगन घर पर ही थे, फिर वो कैसे? मतलब आप ये कहना चाह रही हो कि जब आप लोग कूलर लेकर के आए थे तो गगन यहीं पर था और चलती सड़क में
हत्या करके आपके पति की लाश कूलर में वो कैसे रख सकता है, ये कहना चाह रही हो ना? चौबे जी समझाइए मैडम को। देखिए पुष्पा जी, जरूरी नहीं है कि सारा काम उसने खुद किया हो। लोग पैसे देकर भी काम करवाते हैं, मर्डर करवाते हैं। और हाँ, शक की बीमारी बड़ी खतरनाक होती है। जिस आदमी को हो जाए ना वो बड़ा खतरनाक हो जाता है। पर अभी भी आपके सवाल का जवाब नहीं मिला कि जिसने भी किया है कैसे किया है। ठीक है, देखते हैं। गगन अग्रवाल का? हाँ, गगन की यही दुकान है। ए गगन। सलाम साहब। गगन अग्रवाल? हाँ साहब। बेटा दुकान तो बड़ी अच्छी खोल के रखी है, लेकिन दिमाग बड़ा शातिर चलाते हो तुम। साहब मैं कुछ समझा नहीं। बेटा यही तो समझने हम भी आए हैं। देखो ये हमारे चौबे जी है ना, इन्होंने हमारे साथ लगाई है शर्त कि तूने कैसे दिन दहाड़े चलती सड़क में, क्या नाम है उसका? आदर्श। आदर्श वर्मा की हत्या की और उसकी लाश को कूलर में ठिकाने लगा दिया। अब ये कैसे किया ये तू बताएगा, तभी तो पता चलेगा कि हम में से शर्त किसने जीती। क्यों चौबे जी? अब मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, सच बोल रहा हूँ। तुम्हें शक था अपनी पत्नी पर कि आदर्श से उसका चक्कर चल रहा है? बेटा हम तेरे घर से ऊपर आ रहे हैं, तेरी घरवाली ने सब बता दिया है। साहब वो तो हमने ऐसे गुस्से में बोल दिया था ताकि हमारी पत्नी आदर्श के खिलाफ शिकायत लिखवाने पुलिस थाने चली जाए, मगर वो गई नहीं। और साहब आदर्श तो साहब वैसे ही 2 औरतों के बीच में फंसा हुआ है। 2 औरतें? हाँ साहब, उसकी दूसरी पत्नी भी है, सुमन, यहीं रहती है पीछे वाली गली में। ये लो एक और चक्कर, बड़ा उलझा रखा है तुम लोगों ने। लो इनसे पता लो सुमन का और थाने बुलवाओ। साहब अभी तक मुझे मेरे पति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है। मुझे उसकी सख्त जरूरत थी, बीमा कंपनी वालों को देनी है। चौबे जी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की कॉपी दो इनको। जी सर। साहब कुछ पता चला कि मेरे पति के साथ ये सब कैसे हुआ? देखिए मैडम, आप आधी अधूरी बात बताएंगे ना तो हम लाख कोशिश कर लें, कुछ नहीं होने वाला। आधी अधूरी? साहब मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया। आपके पति की जिंदगी में एक औरत और थी, सुमन, वो क्यों छुपाया आपने? प्रेरणा तू उधर जाकर के खड़ी हो। हाँ साहब, मुझे पता था कि मेरे पति की जिंदगी में दूसरी औरत है, सुमन। क्या आपके पति और आपके बीच में सुमन को लेकर कभी कोई विवाद हुआ, किसी प्रकार का कोई झगड़ा? साहब बहुत झगड़े होते थे और मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश भी की, पर उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। रोज रोज के झगड़ों से घर का माहौल खराब हो रहा था साहब। मेरे बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा था, इसलिए बच्चों की खुशी के लिए मैंने हालातों से समझौता कर लिया और बच्चों की खुशी में खुश रहने लगी। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी। चल चल मेरे साथ चल। यही है सुमन आदर्श की दूसरी पत्नी। इनका बयान दर्ज करिए। जी सर। सर 2 पत्नियां, हो सकता है दोनों में से किसी एक ने आदर्श वर्मा की हत्या की। मकसद बताइए भैया, उनका मकसद क्या होगा? सर इस सवाल का जवाब है मेरे पास। अभी अभी सुमन ने अपने बयान में बताया है कि आदर्श वर्मा पिछले 1 महीने से उससे नहीं मिल रहा था। तो हो सकता है आदर्श ने सुमन से अपना रिश्ता तोड़ दिया हो और सुमन ने गुस्से में आकर। फिर तो पुष्पा भी अपने पति की हत्या कर सकती है। आखिर आदर्श ने भी तो उसे धोखा दिया है उस दूसरी औरत के चक्कर में।
तो क्या करें सर? चौबे जी, हमें अपनी जांच की दिशा बदलनी पड़ेगी। नहीं तो ऐसे अंधेरे में तीर मार मार के ना अपन परेशान हो जाएंगे। कभी गगन के पीछे तो कभी सुमन के पीछे तो कभी पुष्पा के पीछे। एक काम करते हैं, अपन ने इस क्राइम सीन को ना वैसे ही दोहराते हैं जैसे ही हुआ। ओके सर। वे तेरे पापा तो हमारे साथ हमारे पीछे पीछे थे ना, ये अचानक से कैसे हो गया? भैया भैया यहीं रोक देना। राजीव भाई, चाय तो बहुत बढ़िया बुलवाई। ये यहाँ की स्पेशलिटी। सर चीनी थोड़ी ज्यादा नहीं हो गई? अरे चौबे जी, मीठी चाय का मजा ही कुछ और है ना सर? आइए आइए पुष्पा जी, है ना सर? आइए आइए पुष्पा। हाँ, इसलिए आपको यहाँ बुलवाया गया है। देखिए, उस दिन जो कुछ भी हुआ हम लोग यहाँ पर सब कुछ दोहराने वाले हैं। आपको उस दिन की तरह टेम्पो में जाके बैठना है जैसे आप उस दिन बैठे थे, ठीक है? और ये हमारे सुरेंद्र हैं, आपके पति की तरह मोटर बाइक में आपके पीछे पीछे आएंगे। आपको सिर्फ ये बताना है कि आपने अपने पति को आखिरी बार पीछे आते हुए कहाँ तक देखा, ठीक? मैडम लेके जाइए इनको। ठीक है? हाँ बेटा, इधर आओ, आ जाओ आ जाओ। सुनो, तुम हमारे साथ बैठोगे हमारी गाड़ी में, ठीक है? गुड बॉय, आ जाओ। चलो, वो कूलर निकालो वहां से, 2 लोग उठा लाओ। यार चौबे जी सर। देख रहे हो, चारों तरफ लोग हैं। ऐसे में एक चलती हुई मोटरसाइकिल से एक जिंदा आदमी की हत्या कर दी जाती है, फिर उसकी लाश को कूलर में डाल दिया जाता है। ये कैसे मुमकिन है? सर यही तो सोचना है सर। चौबे जी सोचो। सर टेम्पो यहाँ फाटक पर रुका है, हो सकता है यहीं पर। उस दिन जब आप कूलर लेकर आए तो ये फाटक खुला था क्या? नहीं मैडम, ये फाटक बंद था। तो फिर आपके पति कहाँ थे? जी वो हमारे टेम्पो के पीछे ही थे। फाटक खुलने के बाद क्या आपने उन्हें पीछे आते हुए देखा था? हाँ मैडम, फाटक पार होने तक तो वो हमारे पीछे ही थे, पर उसके बाद मैंने उन्हें नहीं देखा। बड़ी बदल पुष्पा जी का कहना है कि फाटक बंद होने के कारण टेम्पो वहां आकर रुका था। सर मैंने कहा ही था कि जरूर फाटक पर ही मर्डर हुआ है। लेकिन सर पुष्पा जी का यह भी कहना है कि जब फाटक खुला था तो उनके पति उनके पीछे थे। आपके पति टेम्पो के पीछे कहाँ तक आए थे? साहब वो फाटक पार होने तक मैंने उन्हें देखा था, वो हमारे पीछे ही थे। बाद में मैंने उन्हें नहीं देखा। लेकिन साहब
बाद में हमारा टेम्पो कहीं रुका भी नहीं था। साहब, आप तो ये सब देख ही रहे हैं ना, ये सब कैसे हुआ? हमारी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि हमारे पति के साथ ये सब कैसे और कहाँ हो गया। चौबे जी सर। ये घटना होना हो फाटक के आसपास हुई है, पता करो। दीदी, हमने आपको देखा था पुलिस के साथ जाते हुए, तो हमको लगा बच्चे भूखे होंगे, इसलिए हम खाना बना के ले आए। माँ, आप खाना खा लो ना। तू खा ले, मुझे भूख नहीं है। अम्मा, खा लो ना। जे हम तुम्हारा डब्बा वापस करने आए थे और ये कहने आए थे कि अब तुम हमसे और हमारे बच्चों से दूर रहना। जैसे ही उनके बीमा का पैसा आएगा, हम तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे देंगे। नहीं नहीं दीदी, हमें कुछ नहीं चाहिए। हेलो, आपके पति के साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये जानने की इच्छुक है ना आप? पर आप हैं कौन? मैं कौन, ये जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना जान लीजिए कि आपके पति की बाइक रेलवे फाटक के पास झाड़ियों में पड़ी हुई है और आपके पति की हत्या के तार कूलर गोडाउन के साथ जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो। The subscriber is currently switched off. यार चौबे जी, इस आदर्श के केस ने ना दिमाग खराब करके रखा है। जी सर। अब तो लगता है किसान बन जाओ। क्यों सर? उस दिन अपन पुष्पा के घर गए थे ना, तो सामने जो खेत देखा, मन आ गया। दिन भर किसानी करो और रात को चैन की नींद सो। साहब, आइए आइए पुष्पा जी, बैठिए। साहब, हमें आपको कुछ बताना था। हमें बताना था कि अभी हमारे पास एक फोन आया था और वो आदमी कह रहा था कि हमारे पति की मोटर बाइक रेलवे फाटक के पास है, झाड़ियों में। हाँ, हमने आपके पति की बाइक ढूंढ निकाली है। उसने और कुछ कहा? हाँ साहब, उसने कहा कि हमारे पति की हत्या के तार उस कूलर के गोडाउन से जुड़े हुए हैं। कूलर के गोदाम से? जी साहब। उसने अपना नाम बताया? नहीं साहब, हमने जब नाम पूछना चाहा तो उसने फोन काट दिया और फिर बाद में हमने जब फोन मिलाया तो फोन बंद जा रहा था। चौबे जी, एक बार कूलर की गोदाम को चेक करते हैं। जी सर। आप जाइए, हम बताते हैं। अरे सर, वो नहीं, ये है वरुण भाई का गोदाम।
हमारे गोदाम की तलाशी ले रही है। हाँ आइए साहब, पर बात क्या है साहब, हुआ क्या? तो अभी देखो यहाँ सुरेंद्र, देखो ये सब जगह। सर, बड़े ब्रांड की शराब की बोतल। ए, ढूंढो। चौबे। जी सर। ये देख। सर, नकली शराब। बड़े ब्रांड की बोतलों में नकली शराब। इधर आ। हाँ सर, बताइए सर। ये सब क्या है? क्या क्या सर? ये मेरे को नहीं मालूम साहब। तेरे को नहीं मालूम ना? तो अबे लेकर चल इसको थाने। चल साहब, इसके बारे में सब बात तो सुनिए साहब। अरे ये गोदाम को सील करवा और जितने भी लोग यहाँ पे काम करते हैं ना, सबको थाने लेकर आ। सबकी खबर लेनी पड़ेगी। सर, लगता है जल्दी ही इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है कि कैसे आदर्श वर्मा का मर्डर हुआ और कैसे उसकी लाश कूलर में आई। सर, अब तो ये केस हल होने वाला है। आप वापस से दुविधा में पड़ गए। यार चौबे, एक बात बताओ, जिस केस में अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा था, ना कोई क्लू मिल रहा था, उस केस में अचानक एक अनजान आदमी का फोन आ जाता है। वो बाइक के बारे में बता देता है, वो गोदाम के बारे में बता देता है। अरे और तो और, उस गोदाम में नकली शराब मिल जाती है। ये सब अचानक हो गया। सोचो, ये सब अचानक कैसे हो सकता है? कैसे उसकी? सर मेरे को कुछ नहीं मालूम सर। आप मुझे क्यों लेके आए यहाँ पर सर? सर मेरे को फंसाया जा रहा है। इतने सालों से धंधा कर रहा हूँ सर, लेकिन आज तक कोई भी गलत काम नहीं किया सर। इससे तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा सर। मरुण जी, आपके नुकसान से फायदा किसको होगा ये बताइए। मेरे भाई तरुण को। अभी साल भर पहले ही उसने झगड़ा करके दुकान और गोदाम दोनों अलग कर ली थी। अब अकेले उस पर धंधा चल नहीं पा रहा था। उसकी तो बारी न्यारी हो जाएंगे सर। तो तुम हो तरुण गुप्ता? जी साहब, हम ही हैं तरुण गुप्ता। शक्ल से तो बड़े पढ़े लिखे लगते हो। जी पढ़े हैं, पर आप काहे पूछ रहे हैं? ये पढ़ सकते हो? जे का है? पढ़ो चुपचाप। आपके पति के साथ जो हुआ, कैसे हुआ, ये जानना चाहती हो ना, तो आपके पति की मोटरसाइकिल वहाँ रेलवे फाटक के पास झाड़ियों में पड़ी है। और आपके पति का खून का रहस्य कूलर गोदाम से जुड़ा हुआ है। तुमने फोन किया था आदर्श की बीवी को? नहीं सर। सुन, जो चिट दी थी ना, इसमें गलत लिखा था। उसमें लिखा था पहाड़ी, पर तेरे दिमाग में चल रहा था झाड़ी। आपके पति की बाइक रेलवे फाटक के पास झाड़ियों में पड़ी हुई है, इसलिए तू पकड़ा गया। सब दिमाग का घंटा धार करके रखा है तुमने। ये सोच के पागल है कि ये हुआ तो कैसे हुआ। तुम्हारी गाड़ी भी देखी थी हमने रेलवे फाटक के पास। सब तो मुझे तब भी हो रहा था तेरे पर। अब फूल जुलूल की बातें करना बंद कर और तोते की तरह सच बोलता। बताता हूँ सब बताता हूँ। सब मेरे गोडाउन में और बड़े भाई के गोडाउन का दरवाजा आजू बाजू में, तो आदर्श गलती से मेरे गोडाउन में चला आया था। डिलीवरी कितने बजे तक होगी? शाम को 5 बजे। कौन है अंदर, कैसे घुसे चला आ रहा है? अब वो हेलमेट भूल गए थे। आपने एक कूलर बाजू वाले गोडाउन से लिया है ना? हाँ।
दरवाजे आसपास है ना, बाजू वाले गोडाउन में जाना था, गलती से यहाँ पे आ गए। वो हेलमेट लेके हम अभी मुझे लगा कि वो हमारे लिए खतरा बन गया है, इसलिए मैं अपने लोगों को लेके उसको चुप कर रेलवे क्रॉसिंग पे टेम्पो रुका और बाइक भी रुकी, तो साहब वहीं पे हमको लगा कि हमें मौका मिल गया। मर तो गया, लाश को ठिकाने कहाँ लगाए? टेम्पो में डाल देते हैं। अरे टेम्पो में लाश दिखेगी, एक काम कर कूलर में डाल, जल्दी रे। एक काम कर, हेलमेट पहन और बाइक को ठिकाने लगा दे। तुम्हारे आदमी ने मर्डर के बाद आदर्श की बाइक को फाटक पार करके ठिकाने लगा दिया, इसलिए पुष्पा जी को लगा कि उनके पति ने फाटक पार किया। और तुम्हारे आदमी ने आदर्श जी की तरह ही कपड़े पहने हुए थे और टेम्पो के साइड मिरर में सब कुछ छोटा दिखाई देता है। जब तुम साफ साफ बच गए थे तो फिर फोन क्यों किया? सर जी, जब आप रेलवे फाटक पे जांच कर रहे थे तो मैं डर गया था। मुझे लगा कहीं आप मेरे तक ना पहुंच जाएं, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने बड़े भाई को फंसा देता हूं, तो उससे मेरा डबल फायदा हो जाएगा। एक तो भाई का गोदाम सील हो जाएगा और वो जेल भी चला जाएगा, इससे साहब मेरा धंधा भी अच्छा होगा और मैं मर्डर केस से भी बच जाऊंगा। बड़े भाई को फंसाने के लिए बस इतनी सी बात कि कोई और भी कारण था? बताओ। साहब, पिताजी के जाने के बाद गोदाउन का हिस्सा आधा आधा बंटना चाहिए था, लेकिन बड़े भाई ने धोखे से ज़्यादा हिस्सा ले लिया और मुझे आधे से भी कम हिस्सा दिया। साहब, इसी चक्कर में हमारी बोलचाल भी बंद हो गई, तो मैंने सोचा भैया को फंसा देता हूँ। क्या फायदा हुआ? भाई को फंसाने के चक्कर में तुम खुद फंस गए। भुगत। अपराधी अपने अपराध को छिपाने के लिए कितने भी शातिर तरीके निकाले, कितने भी शातिर, पर जिस वक्त, ध्यान से सुनिएगा, जिस वक्त वो अपराध करना शुरू करता है, समय उसके हाथों से रेत की तरह चलना शुरू हो जाता है। अपराधी बहुत बार ये सोचता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन देर से ही सही वो अपने अपराधों के लिए सजा जरूर पाता है, कानूनन और भगवान से। ध्यान रखिए, अपराध या अपराधियों से इसी के साथ मैं रवि किशन आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, मौका है वारदात पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय